ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। एसएसपी कार्यालय पर पूर्व विधायक बदन सिंह का चढ़ा पारा, अपनी अनदेखी से दिखे खफा, कप्तान पर लगाया अनसुनी का आरोप। जन समस्याओं के समाधान के लिए वीरू बनी सावित्री ने फिर दी चेतावनी, 16 फरवरी को डीएम के सामने होगी संबंधित विभागों के इंजीनियर्स की पेशी। स्वाइन फ्लू के खतरे को भांप एसएम मेडिकल कॉलेज हुआ सतर्क, तैयार हुआ 21 बेड का स्वाइन फ्लू वार्ड, दवाएं भी रहेंगी उपलब्ध। और बिना काउंसलिंग बीएड करने वाले भी दे सकेंगे परीक्षा, विश्वविद्यालय प्रशासन ने गठित की स्कैनिंग कमेटी। थाना डॉकी क्षेत्र के बाबा मुंशीदास की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित परिवार ने गुरुवार को जिला मुख्यालय स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच शिकायत दर्ज करा। आरोपी बाबा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए उसके कथित आश्रम पर भी कार्रवाई की मांग की है। जिला मुख्यालय स्थित जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने जा रहे इन मुस्लिम संगठन के लोगों का आरोप है कि पचकुइयां कब्रिस्तान के पास नगर निगम द्वारा जो खुदाई की जा रही है उससे कब्रों को नुकसान हुआ है। कई कब्रें जेसीबी की खुदाई के चलते क्षतिग्रस्त भी हो गई हैं, जिससे मुस्लिम समाज में खासा आक्रोश है। इसी की शिकायत के लिए संगठन के लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप हस्तक्षेप कर कार्रवाई करने की मांग की। जिलाधिकारी ने ज्ञापन लेने के बाद नगर आयुक्त से बात कर तत्काल काम रुकवा कर मौके पर जा स्थिति को देखने की बात कही है, जिसके बाद मुस्लिम संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि भविष्य में अगर ऐसी कोई कार्रवाई हुई तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन ने फिर खोला शासन और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा, जिसके कार्यकर्ताओं के साथ सैकड़ों किसानों ने शमशाबाद विद्युत सब स्टेशन पर धरना दिया। उस प्रदर्शन के जरिए उन्होंने सरकार को अधिग्रहण के मामले में जमीन के बदले जमीन या फिर 4 गुना मुआवजे की मांग को दोहराया। उन्होंने प्रशासन से सुनवाई न होने तक आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। नगला काली की समस्याओं ने क्षेत्र निवासियों का जीना हराम कर रखा है, जिसके चलते यहाँ की सावित्री देवी को बीते सप्ताह पानी की टंकी पर चढ़ने को मजबूर कर दिया था, लेकिन उसका ये भगीरथी प्रयास भी प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी का शिकार हो गया, जिसके चलते एक बार फिर सावित्री ने कलेक्ट्रेट तक दौड़ लगाई और डीएम को हालातों से वाकिफ कराया। उसके साथ आई महिलाओं के तेवर इस बार पहले से भी ज्यादा तल्ख थे, जिन्होंने अब सामूहिक आमरण अनशन की चेतावनी दी है। कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं पहुंचा है, जबकि दौरा के लिए इनको डीएम साहब को जाना था, नहीं तो कोई और इन अपने तरफ से कोई अधिकारी भेजना था, कोई नहीं पहुंच पाया वहाँ पे। इतने बवाल काटने के भी अंदर कोई नहीं पहुंचा वहाँ पे। गांव का जो परिक्रमा मार्ग है ना, उसकी हालत इतनी खराब है कि गड्ढे हो रहे हैं, पानी भरा हुआ है, और गांव का प्रमुख होते हुए भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 3 महीने से पहले हम प्रमुख साहब के पास गए, सांसद के पास गए, ये सारी बातें पहले बता चुके हैं, एप्लीकेशन दिए 3 महीने से। जब कोई बात नहीं हुई है, उस दिन तहसील दिवस में हम आए थे, तहसील दिवस में भी अभद्र इस तरह से बात कर रहे थे। वो क्या महिलाओं का सम्मान नहीं जानते कैसे करते हैं? गौरतलब है कि नगला काली की महिलाओं ने पिछले तहसील दिवस पर बड़ा बखेड़ा किया था और सावित्री तो पानी की टंकी पर चढ़कर जान देने तक पर आमादा हो गई थी, लेकिन फिर भी गांव में एक पत्थर तक नहीं लगाया गया, जिससे गांव वाले बेहद नाराज हैं। अब डीएम ने 16 फरवरी को संबंधित विभागों के सभी इंजीनियर्स को तलब किया है। और इसी खबर के साथ वक्त तो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का।
नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेटबंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। साई आशा प्रॉपर्टीज एरिया अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताजनगरी 2 में एरिया अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, सोफुडा रोड, एडी हाइट, क्रॉसिंग ताजनगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। ब्रेक के बाद अगली खबर। ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र के पास अधकटी गाय मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंचे हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों ने कटी गाय को देखकर बेहद चिंता जताई। सूचना मिलने के कई घंटों बाद पहुंची पुलिस ने गड्ढा खोदकर गाय को दफनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। ट्रांसपोर्ट नगर के पास गाय का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के किनारे गाय का क्षत विक्षत शव पड़ा मिला। सूचना मिलने पर हिंदू युवा वाहिनी के दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। कटी गाय के शव को देखकर हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं में रोष फैल गया। सूचना देने के कई घंटे बाद भी पुलिस न पहुंचने पर हिंदू युवा वाहिनी ने रोष व्यक्त किया। ये हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई, हमारे एक कार्यकर्ता ने हमें फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे भाई साहब यहाँ गाय कटी हुई पड़ी है और कुत्ते उसका मांस खा रहे हैं। सूचना पे हम लोग 5 मिनट में सबके सब हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे। हम लोग सारी हिंदू युवा वाहिनी की टीम है। देखा तो हमारी आंखों के सामने गाय के मांस को कुत्ते खा रहे थे सच में, और ये खुले में गाय का मांस पड़ा है। इस बाबत मेरी एसएसपी साहब से बात हुई तो एसएसपी साहब ने मुझे ये कहा कि ये 8 बजे का मुद्दा है सुबह का। अगर ये 8 बजे का सुबह का मुद्दा है तो गाय का मांस ऐसे खुले में क्यों पड़ा हुआ है? इसे हाल के हाल क्यों नहीं दफनाया गया? और ये गाय हमारे लिए बहुत धार्मिक जानवर है, माँ है, हम इसे गौ माता कहते हैं। ये इस प्रकार अगर पड़ी रहेगी खुले में, नगर निगम की आंखें सचेत नहीं है इसके लिए कि खुले में नगर निगम कहाँ है? इस जगह कहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा नगर निगम को कि गाय पड़ी हुई है? क्या लग रहा है गाय कहाँ से आई और किस तरह से मौत हुई है, क्या आपको लग रहा है? मुझे पूरे का पूरा आशंका है कि इसे काटा गया है और उसके बाद जो ये तस्कर रहते हैं जिनके लिए खाल जो यूज़ करते हैं वो खाल निकाली गई है, गर्दन कटे गए, इंटरनल ऑर्गन्स इसके अलग अलग बिखरे पड़े, तो यहाँ बाकायदा निकाल के कलम करके उसका सर उसके बाद फेंका गया। हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी कपिल मिश्रा के मुताबिक एसएसपी को सूचना देने के कई घंटों बाद पुलिस मौके पर पहुंची। हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारियों ने गाय के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की। संगठन पदाधिकारियों ने गाय की हत्या की आशंका व्यक्त करते हुए पूरे मामले की जांच की मांग उठाई है। घटना से गुस्साए कार्यकर्ताओं ने गौ रक्षा प्रकोष्ठ का गठन कर गायों की रक्षा का संकल्प लिया। मृत गाय के अधिकांश अंग गायब होने से घटना के पीछे गौ तस्करों का हाथ होने की संभावना दिख रही है। नकल माफियाओं के मंसूबों पर पानी फेरते हुए शिक्षा विभाग ने 330 में से 89 परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील घोषित कर दिया गया है। 29 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। कुछ परीक्षा केंद्रों को चिन्हित कर सीसीटीवी कैमरा से निगरानी का भी विभाग मन बना रहा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग ने अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है। नकल माफियाओं के मंसूबों पर नकेल कसते हुए शिक्षा विभाग ने संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की सूची तैयार की है। जिले भर में 29 केंद्र अति संवेदनशील
और 89 केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। इस प्रकार कुल 330 परीक्षा केंद्रों में से 100 से ज्यादा सेंटर्स पर विभाग की बेहद सख्त नजर रहेगी। इन सभी संवेदन और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट की निगरानी में परीक्षाएं होंगी। जनपद आगरा में बोर्ड परीक्षाओं में कुल 330 सेंटर बनाए गए हैं और जिनमें से 29 सेंटर अति संवेदनशील हैं और 85 सेंटर संवेदनशील बनाए गए हैं। उपमंडलीय शिक्षा निदेशक के मुताबिक सेक्टर मजिस्ट्रेट की सूची तैयार की जा रही है। नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए विभाग इस वर्ष अभी से रणनीति बनाने में जुट गया है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के उन विद्यालयों को भी चिन्हित किया गया है जहां वाहन आवागमन की समस्या है। फिलहाल शिक्षा विभाग की इस रणनीति से नकल माफियाओं के होश उड़ गए हैं। अब देखना ये होगा कि वर्षों से ठेके पर नकल कराने वाले इन माफियाओं की करतूतों पर विभाग किस तरह शिकंजा कसता है। लगातार बढ़ रहे स्वाइन फ्लू के खतरे के बाद एसएन मेडिकल कॉलेज प्रशासन बेहद सतर्क है। कॉलेज प्रशासन ने 21 बेड का अलग स्वाइन फ्लू वार्ड बनाकर एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। मेडिकल कॉलेज में अब इस गंभीर बीमारी की जांच के साथ साथ दवाएं भी मिल सकेंगी। ताजनगरी में स्वाइन फ्लू की दस्तक के बाद एसएन मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए अलग वार्ड बनाया गया है। 21 बेड वाले इस वार्ड को आईसीयू से अटैच किया गया है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में मरीज को आपातकालीन सुविधा तत्काल दी जा सके। फ्लू से पीड़ित मरीजों की जांच के साथ दवाएं भी अब मेडिकल कॉलेज से ही मिल सकेंगी। मेडिकल कॉलेज के सीएमएस डॉक्टर हिमांशु यादव के मुताबिक कॉलेज का सभी मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ इससे निपटने के लिए एहतियात बरत रहा है। देखिए, हमने जो स्वाइन फ्लू का जब से आया है तब से यहाँ पर स्वाइन फ्लू की टैबलेट, टेलीब्लू, प्रोटेक्शन किट जो कि पैरामेडिकल और डॉक्टर के लिए अवेलेबल है, और थर्ड है मास्क जो कि पेशेंट के अटेंडेंट या और कोई फोर्स क्लास कर्मचारियों के लिए वो उपलब्ध है। मेडिकल कॉलेज के साथ निजी मेडिकल स्टोर्स पर भी लोग मास्क लगाकर फ्लू से बच रहे हैं। एसएन में अब तक 21 मरीजों को संदिग्ध मानकर फ्लू की जांच की जा रही है, जिसमें से आधा दर्जन मरीजों पर स्वाइन फ्लू की चपेट में होने की आशंका है। डॉक्टर हिमांशु यादव के मुताबिक सभी संदिग्ध मरीजों को अलग वार्ड में रखा जा रहा है, जिससे अन्य मरीजों तक इसका वायरस ना पहुंच सके। पीड़ित मरीज के संपर्क में आने से स्वाइन फ्लू का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। फिलहाल देखना ये होगा कि मेडिकल कॉलेज की एहतियात स्वाइन फ्लू को रोकने में कितनी कारगर साबित होती है। विकलांग खिलाड़ियों को भी नहीं मिल पा रहा अपेक्षित प्रोत्साहन। सुविधाओं के अभाव में जिनकी प्रतिभाएं दम तोड़ रही हैं। उपेक्षा के शिकार दर्जनों अक्षम खिलाड़ियों ने डीएम से मुलाकात की और अपना दुखड़ा रोया। डीएम ने सहानुभूतिपूर्वक उनकी बात को सुना और कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। हमारे यहाँ प्रतिभाओं की यूं तो कोई कमी नहीं है, लेकिन मौका और मुकाम से महरूम होने के चलते वो दम तोड़ रही हैं। जिलाधिकारी से मिलने आए तमाम विकलांग खिलाड़ियों ने ये पीड़ा बयां की। ये खिलाड़ी स्टेडियम में चल रहे विकलांगों के एशिया कप में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन अपेक्षित सहयोग न मिलने से उन्हें काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है, जिसके लिए गुरुवार को उन्होंने जिलाधिकारी पंकज कुमार से भेंट की और इस आयोजन में सहयोग मांगा। समस्या इसमें 3-4 समस्या थी हमारी। सबसे पहले स्टेडियम की समस्या थी, जो 4 दिन की पोजीशन थी वो आज हमारी खत्म हो गई थी। उसको लेकर मिले थे जिलाधिकारी से विकलांग क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर। दूसरी समस्या ये है जो अपने लोग जो खर्चा हो रहा है, सरकार से हमें कोई सहयोग नहीं मिला है। हम जिलाधिकारी चाहते हैं कि हमारा सहयोग करें स्टेडियम एशिया कप में, और जिलाधिकारी से मांग करने आए थे जितना भी खर्चा हो रहा है हम सरकार से कोई सहयोग मिलना चाहिए। इतना बड़ा आयोजन टूर्नामेंट हुआ है जिसमें 5 देशों को भाग लेना था। 4 देश की टीम इसमें उपस्थित हुई है, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इंडिया। पाकिस्तान को वीज़ा नहीं मिल पाया, इसलिए काफ़ी लोग अपना पैसा खर्च करके आए हैं और सरकार के तरफ से अभी कोई हमको ऐसा आश्वासन नहीं मिला। ये लोग काफ़ी पैसा खर्च किया है लोगों ने, और इसकी मांग को लेकर हम जिलाधिकारी से मिले हैं। गौरतलब है कि आगरा में इतना बड़ा आयोजन हुआ, मगर प्रशासनिक तौर पर खिलाड़ियों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिला, जिससे भी इन खिलाड़ियों में भारी निराशा है, जो सुविधाओं के अभाव में बेहतर प्रदर्शन के दबाव से गुजरते हैं। जिलाधिकारी पंकज कुमार ने इस संबंध में क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी से बात कर जरूरी सहयोग के लिए निर्देश दिए। थाना मलपुरा के इटौरा गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 2 बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। आनन फानन में सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल को एसएन में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। वहीं पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया पहले से कि हरिओम और परिमाल
और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या हुआ? रोको, मिलवे चौरा जा रहे हो लड़का। अच्छा फिर रोको, एक मैं पीछे बैठे हूँ। अच्छा, कितने गोली मारी है? हरिओम और प्रधान। कहाँ गोली लगी है? बन छाती में करते हो तो मंचा यूं मार रहे गोली मिल लटक को। पुलिस की छवि सुधारने के लिए प्रदेश सरकार कितने भी प्रयत्न कर ले, लेकिन पुलिस है कि सुधरने का नाम नहीं ले रही। कभी पुलिस पर यौन शोषण तो कभी दबंगई और कभी रिश्वत लेने के आरोप लगते रहे हैं। पुलिस की छवि सुधारने के लिए प्रदेश सरकार कितने भी प्रयत्न कर ले, लेकिन पुलिस है कि सुधरने का नाम नहीं ले रही है। लगता है ताज नगरी आगरा में खाकी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। आगरा में अगर खाकी की बात की जाए तो देखिए, कल आगरा की पुलिस लाइन में क्राइम मीटिंग की गई, जिसमें आगरा के तमाम अधिकारी मौजूद थे। उसी वक्त हमारी नज़र पुलिस लाइन के गेट पर पड़ी, जहां एक व्यक्ति कम्बल ओढ़े जमीन पर बैठा था। जब उस व्यक्ति से बात की गई तो पता चला कि वो नशे की हालत में था, जिस पर चला भी नहीं जा रहा था। बात करने पर पता चला कि आगरा के एसएसपी कार्यालय में तैनात वो दरोगा ओपी सिंह है। दूसरी तस्वीर है थाना शाहगंज की एक चौराहे पर, जहां एक दरोगा रिक्शा चालक से अपने पैर दबा रहा था और उसे हमारे कैमरे ने कैद कर लिया। अब देखना ये होगा कि इन तस्वीरों के चलने के बाद इन लोगों पर कब तक कार्यवाही हो पाती है। आगरा में एक बार फिर खाकी पे आरोप लगा है। थाना सागंज चौराहे पर एक दरोगा जी पैर दबाते हुए पकड़े गए और दूसरी तस्वीर दरोगा जी शराब के नशे में धुत जमीन पे पड़े हुए थे। हमारी जब कैमरे ने नजर पड़ी तो वहाँ से भागते हुए खड़े हुए। अब देखना ये होगा एसएसपी साहब इन पे कब तक कार्रवाई कर पाते हैं। मुस्तकीम, ताज न्यूज़, आगरा। कहते हैं माँ बाप के लिए उसका बेटा सब कुछ होता है, लेकिन आगरा मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर बाह में एक माँ बाप ने अपने 6 साल के बच्चे को जंजीरों से बांध रखा है, वो भी 4 साल से। आखिर ऐसा क्यों किया है इस बच्चे के माँ बाप ने अपने इस बच्चे के साथ? देखिए ताज न्यूज़ की एक खास रिपोर्ट। चंबल नदी के किनारे बसा लोहिया गाँव गहरा निवासी दंपति से पूछने पर बताया गया कि बच्चा मानसिक रूप से अस्वस्थ है, जिसके कारण खेलते खेलते वो कहीं चला जाता है, जिसके चलते उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जबकि घर में और भी बच्चे हैं, वो भी खेलते कूदते हैं और विष्णु का बचपन घर में जंजीर से कैद होकर ही रह गया है। उन्होंने अपने को गरीब होने की दुहाई दी। अब देखना ये होगा कि ये जंजीर में बचपन की तस्वीर की खबर चलने के बाद प्रशासन की आंखें कब तक खुल पाती हैं और जिम्मेदार लोग उनकी मदद के लिए कब तक सामने आते हैं। चलना शुरू हुआ तभी से। कब से बांधे हो? क्या वर्ष का है? ये 8 वर्ष का है, ये वो है 6 वर्ष का। असल में क्या है, जब से बच्चे पैदा हुए हैं, चलने लायक हुए, तब इनका लालन पोषण बड़े अच्छी तरह से घर वालों जैसे माँ बाप करते हैं ऐसे किया इन लोगों ने। लेकिन जब ये बच्चे बोलने की उम्र होती है, माँ, अम्मा या बुआ या कुछ भी कहते हैं, बच्चे बकरा फूटता है, उस समय जब इन लोगों को एहसास हुआ कि ये बच्चा बुद्धि से और दिमाग से कुछ हल्का है। इसकी हम हमारे संज्ञान में आया है प्रकरण। हम इसकी जांच कराएंगे और जांच करा करके जो भी नियमानुसार होगी आर्थिक भी मदद कराई जाएगी और इलाज में भी उसका सहयोग मिलेगा। जादू की झप्पी का दिन, जी हाँ, जिसे वैलेंटाइन वीक में हग डे के नाम से जाना जाता है, 12 फरवरी का दिन। तो दोस्तों, इस दिन के बारे में कुछ और ज्यादा बता रही है हमारी ताज न्यूज़ की ये खास रिपोर्ट। एक मूवी थी जिसमें संजय दत्त डॉक्टर बने थे और अपने हर मरीज को जादू की झप्पी देकर खुश कर देते थे। दोस्तों, वैसे तो ये बात कुछ अजीब सी लगती है, लेकिन शायद आपको तो पता ही होगा कि 12 फरवरी का दिन वैलेंटाइन वीक के लिए हक के रूप में मनाया जाता है। लेकिन शायद आपको तो पता ही होगा कि 12 फरवरी का दिन यानी वैलेंटाइन वीक में इस दिन को हग डे के नाम से जानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप सिर्फ अपने दोस्तों को ही हग करके अपनी मौजूदगी का एहसास कराएं, बल्कि आप अपने घर से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। मम्मी पापा, बहन भाई या फिर सबसे अच्छी बात, अपनी किसी बुजुर्ग को हग करके देखिए, कितना प्यार और आशीर्वाद का ढेर लग जाएगा आपके पास। यूँ तो गले लगने का सबका अपना एक अंदाज होता है, लेकिन आप चाहें तो अपने अंदाज में उन्हें जादू की झप्पी दें। नेचुरल होकर बिना कुछ कहे अपने पार्टनर को गले लगाएं, तो आपकी फीलिंग्स को आपका पार्टनर खुद ब खुद समझेगा। तो दोस्तों, एंजॉय करो हग डे और अपनी जादू की झप्पी के जरिए दूर कर दो किसी अपने के गम। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज़ के साथ। नमस्कार।
ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।